Students, welcome in second lecture or session of chapter number 4, which is motion in two dimensions. स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी कि मोशन इन टू डायमेंशन क्या होती है, और ये सिंपल मोशन नहीं है, इसके अंदर साइमल्टेनियसली बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम उसी से आगे की तरफ मूव करेंगे जहाँ हमने लास्ट लेक्चर में स्टॉप किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो स्टूडेंट v नॉट होती है। v नॉट किस चीज़ को शो कर रही है स्टूडेंट्स? ये शो कर रही है, v नॉट शो कर रही है किसको? इनिशियल वेलोसिटी। और जैसे किसी फुटबॉलर ने, एक ही एग्जांपल कोट करता हूँ, फुटबॉलर ने बॉल को किक किया, तो किक के फ़ौरन बाद जो बॉल को वेलोसिटी मिलती है वो v नॉट है, इनिशियल। अगर हम इसके कंपोनेंट बनाएं तो इसके कंपोनेंट कितने होते हैं? दो, v नॉट x एंड v नॉट y। अब स्टूडेंट, अगर कोई सवाल करता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी दोनों एक्सिस पर कैसे मूव करती है, तो स्टूडेंट इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को, ठीक है, राइटवर्ड मूव करवाएगी या हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में मूव करवाएगी, और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट कहाँ मूव करवाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। अगर ये दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी जो प्रोजेक्टाइल है या बॉडी है या बॉल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जाएगी और वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब आगे भी बढ़ेगी और ऊपर की तरफ भी जाएगी। मतलब किसी भी पॉइंट पर आप देखें तो बॉल आपकी आगे और ऊपर की तरफ क्या कर रही होगी? मूव कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए या सोचिए इसके बारे में। अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें तो ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो आंसर होना चाहिए स्टूडेंट कि इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए कम होगी। अगर किसी के जहन में ये आंसर आ रहा है कि इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए बढ़ेगी, तो स्टूडेंट अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये बॉल कभी भी नीचे या प्रोजेक्टाइल नीचे नहीं आएगा। लेकिन आप देखते हैं कि ये थोड़ी ऊपर जाने के बाद कहाँ जाता है? नीचे। जैसे हमारी डायग्राम में है कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है या मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, इसके बाद आपका प्रोजेक्टाइल मज़ीद ऊपर नहीं गया। तो स्टूडेंट, अगर सपोज कीजिए इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर एक वेलोसिटी मालूम करना चाह रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर भी वेलोसिटी v नॉट होगी? तो जवाब होगा स्टूडेंट नहीं। यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो कोई फाइनल वेलोसिटी होगी और उसको हम बोल देते हैं v। और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा स्टूडेंट vx और एक होगा स्टूडेंट्स क्या? vy। ये दो कंपोनेंट्स इसके भी यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है। अब जैसे इसे ऊपर जाएगी तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर आकर ये स्टॉप कर जाएगी। स्टॉप करेगी कौन सी मोशन को? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? मतलब ऊपर जाना रुकेगी या आगे जाना? तो स्टूडेंट यहाँ से मजीद ऊपर नहीं जाएगी, स्टॉप करेगी। ठीक है, कौन सी मोशन? वर्टिकल। वर्टिकल मोशन को स्टॉप कर देगी। तो वर्टिकल मोशन स्टॉप करने का मतलब ये होगा कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट ख़त्म हो गया? vx या vy? तो जवाब ये होगा कि vy क्या हो गया स्टूडेंट? ख़त्म हो गया या ज़ीरो हो गया। तो vy इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अगर ये रहेगा, मतलब ये मौजूद होगा, तो हमारी जो प्रोजेक्टाइल है वो मज़ीद कहाँ मूव करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब मज़ीद ऊपर नहीं मूव कर रहा
तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो चुका है, वो स्टूडेंट 0 हो चुका है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं हुआ। इस पॉइंट पर अभी भी जो आपकी बॉडी या प्रोजेक्टाइल है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सपोज कीजिए वेलोसिटी यहाँ चेक कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी होगी और उसका नाम होगा v। और इसके भी कितने कंपोनेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, 2 कंपोनेंट्स होंगे इसके। बना लेते हैं। जैसे एक कंपोनेंट होगा इसका ये वेलोसिटी v, एक कंपोनेंट वही होगा vx वेलोसिटी v, और एक अब होगा डाउनवर्ड, ये वर्टिकल होगा क्योंकि अब बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, लेकिन कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। और इसकी जब भी वैल्यू निकलेगी, मतलब अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से, तो ये वी वाई वैल्यू देखकर कैसे पता लगेगा कि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है डाउनवर्ड, क्योंकि और कीजिए वी एक्स की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई स्टूडेंट, वी एक्स तो राइट पर है। इस पूरी मोशन में जो वी एक्स रहेगा, बॉडी चाहे ऊपर मूव करे चाहे नीचे, वी एक्स कहाँ होगा, राइट पर। लेकिन ऊपर जाते हुए वी वाई अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे आते हुए वी वाई की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। अब स्टूडेंट तो डाउनवर्ड मोशन माइनस वैल्यू से पता लगेगी। जब माइनस वैल्यू आएगी तो कौन सी मोशन होगी, वी वाई की डाउनवर्ड मोशन होगी। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और ठीक है, अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हम दोनों मोशन को सेपरेट स्टडी करेंगे। अब सेपरेट स्टडी करने का मतलब कि वर्टिकल मोशन अलग देखेंगे और हॉरिजॉन्टल मोशन अलग देखेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा क्या देखेंगे, तो स्टूडेंट 3 चीज़ें हम देखेंगे, एक वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट s और एक्सेलरेशन। ये 3 चीज़ें हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी की क्या करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट करते हैं डिस्कस। पहले करेंगे वेलोसिटी, कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल। अब स्टूडेंट ये बहुत अहम पॉइंट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में, ठीक है। सिंस देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, ये हमने आइडियल जो प्रोजेक्टाइल की कंडीशन थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एयर फ्रिक्शन नहीं है, और ये भी देखा था हमने कि एयर किस डायरेक्शन में ब्लो करती है, ठीक है। तो हमने इसको डिस्कस किया था, एयर करती है किस डायरेक्शन में स्टूडेंट, एयर करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिलो। तो हम जानते हैं अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर लेफ्ट टू राइट जब बिलो करेगी तो वो किस कंपोनेंट को डिस्टर्ब करेगी वेलोसिटी के, मतलब अगर आपके पास वेलोसिटी है वी नॉट, वी नॉट और ये होगा वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई, ये इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो अगर एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो कौन से कंपोनेंट को डिस्टर्ब कर सकती है, वो कर सकती है वी नॉट एक्स को। लेकिन हमने कहा एयर है ही नहीं, एयर फ्रिक्शन ना होने के बराबर, तो फिर ये वाला कंपोनेंट डिस्टर्ब नहीं हुआ, मतलब ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहेगा। तो यही बात हम आगे लिख रहे हैं, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, इनिशियल। क्योंकि स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगी, अगर कोई फोर्स लगती तो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाता, चेंज। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट है वी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट। या हम ऐसे लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल होगा वी नॉट कॉस थीटा, जो वी नॉट एक्स का फॉर्मूला है। अब आते हैं स्टूडेंट एक्सेलरेशन पे। अब एक बात बताइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स मूव एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रही है, नहीं। फोर्स होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, एफ इक्वल टू एम होता है। अगर फोर्स एक्ट करेगी अनबैलेंस या एक्सटर्नल तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो एयर की फोर्स हो सकती थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन एयर हमने आइडियल में क्या करी है, स्टॉप।
तो हमारे पास फिर ए एक्स जो होगा, ठीक है, 0 के इक्वल होगा, इस डायरेक्शन में एसेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब स्टूडेंट अगर एसेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन? तो आंसर होगा कि तीनों में से कोई भी इक्वेशन हम अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एसेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो एसेलरेटेड बॉडीज़ के लिए होती हैं। अब स्टूडेंट एसेलरेशन ज़ीरो है तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल्स टू वी टी, हमने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स में भी किया था। S क्या होगा स्टूडेंट, S होगा x के इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वी एक्स है, अभी अभी पढ़ा है हमने, तो टाइम रहेगा, और Vx बराबर था v नॉट एक्स टी, तो ऐसे भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है इसका। स्टूडेंट इसी तरह हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, किसकी, वर्टिकल मोशन की। अब स्टूडेंट एक बात बताइए, क्या वर्टिकल मोशन में कोई फोर्स होगी? जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन में एयर होती है, लेकिन हमने उसको नेग्लेक्ट करा तो कोई फोर्स हमें नहीं मिली। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स होती है? तो जवाब होगा हाँ। प्रोजेक्टाइल ऊपर मूव करेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में मुसलसल उसको कौन अट्रैक्ट करेगी? अर्थ। मतलब अर्थ की फोर्स, ग्रेविटी क्या होगी, मौजूद होगी। अगर यहाँ पर ग्रेविटी होगी स्टूडेंट, तो फिर यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि फोर्स है, बिल्कुल होगा। जैसा आपने देखा कि अभी इससे पहले वाली डायग्राम में कि ऊपर जाते हुए वी वाई कम होता है और नीचे आते हुए वी वाई क्या होता है, बढ़ता है। तो स्टूडेंट वेलोसिटी के लिए हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन मोशन। अब हमारे पास गौर कीजिए, सिंबल्स को देखिएगा, जो हमारे पास वी एफ है वो फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि वर्टिकल मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, और वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, और ये होगा हमारे पास वी नॉट वाई, एक्स नहीं स्टूडेंट, वाई, प्लस ए की जगह माइनस जी और टी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने वेलोसिटी मालूम कर ली वर्टिकल डायरेक्शन की। अब आते हैं स्टूडेंट किसकी तरफ, टाइम टू रीच ऑन मैक्सिमम हाइट। हम टाइम मालूम करते हैं कहां पर जाने का, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का। स्टूडेंट टाइम क्या होता है, इफ टी इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट देन यूजिंग इक्वेशन। अगर टी टाइम है प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का, तो अभी अभी हमने इक्वेशन बनाई वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई माइनस जी टी के बराबर। अब स्टूडेंट जब मैक्सिमम हाइट आती है तो हमने आज के लेक्चर में डायग्राम में डिस्कस करा, मैक्सिमम हाइट पर कब आती है, जब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है वेलोसिटी का, जीरो। अगर मैं यहाँ वी वाई की जगह जीरो पुट करूँ, वी नोट वाई अपनी जगह, माइनस जी टी अपनी जगह, और माइनस जी टी लेफ्ट पर आकर क्या हो गया, प्लस वी नोट वाई, तो टाइम आया हमारे पास वी नोट वाई, जी को हमने राइट पे ले जाके क्या कर दिया, डिवाइड। तो टी इक्वल आएगा वी नॉट की जगह आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। स्टूडेंट इसी तरह हम टोटल टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पता है टोटल टाइम क्या होगा, जैसे अभी जो हमने टाइम कैलकुलेट करा वो था मैक्सिमम हाइट, यहाँ तक पहुँचने का टाइम, ये मैक्सिमम हाइट है। टोटल टाइम होगा यहाँ से, अब बॉडी आएगी ज़मीन पर टकराएगी, तो यहाँ तक का टाइम अगर टी है तो ये टाइम भी कितना होगा स्टूडेंट, टी होगा। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ या दो से
मल्टीप्लाई कर दूँ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, इट विल बी डबल ऑफ द टाइम टू रीच ऑन मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का डबल होगा, मतलब हाफ होगा मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का, हाफ फिर नीचे आने का। तो दोनों को ऐड कर लेंगे या 2 से क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टी हमने कैलकुलेट करा स्टूडेंट, ये इसकी वैल्यू पुट करिए, 2 अपनी जगह पर है, तो टोटल टाइम आ गया ट्वाइस ऑफ टाइम टू रीच ऑन मैक्सिमम हाइट। स्टूडेंट टाइम ऑफ फ्लाइट पर डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक। क्या डिस्कस करेंगे, टाइम का जो भी फॉर्मूला देखा आपने, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल आइदर टाइम टू रीच ऑन मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल हैव कॉमन टर्म्स। वो कॉमन टर्म्स क्या हैं, v0 sin थीटा और g। मतलब टाइम हमने निकाला, चाहे टोटल टाइम हो चाहे स्टूडेंट टाइम टू रीच और मैक्सिमम हाइट हो, जो हमने टाइम का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है वो क्या है स्टूडेंट, उसके अंदर v0 आता है, sin थीटा आता है और g आता है। v0 और sin थीटा आमने सामने लिखे हुए t के, तो इनसे डायरेक्टली रिलेट करेगा, और g और t ऊपर नीचे है तो इससे क्या करेगा, ये इन्वर्सली रिलेट करेगा। As shown by above expression if g and v0 are constant। अब कहा जा रहा है कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर g और v0 को कांस्टेंट किया जाए, स्टूडेंट g तो होता ही कांस्टेंट है, g कितना होता है 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी को भी हम किसी लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती, तो इसलिए वेलोसिटी की एक लिमिट है, हमने इसको भी क्या करा कि लिमिट तक ये आकर कांस्टेंट हो गई। मतलब आप एक लिमिट तक इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो 1000 मीटर पर सेकेंड, 2000 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद ये भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो अगर g और v0 कांस्टेंट है तो फिर हमारे पास जो टाइम है वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कि साइन थीटा क्या आता है, और साइन थीटा से कैसे रिलेट कर रहे हैं डायरेक्ट। अगर साइन थीटा की वैल्यू हाई तो टाइम भी क्या होगा मैक्सिमम, साइन थीटा की वैल्यू अगर लो होगी तो हमारे पास टाइम जो होगा वो भी क्या आएगा, कम आएगा। अब ये साइन थीटा खुद किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, ये खुद डिपेंड करता है थीटा पर। थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो साइन की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो गौर कीजिए, मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, एक में वैल्यू ऑफ साइन थीटा, एक में साइन थीटा, वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, और एक में साइन थीटा। मतलब अगर ये देखा जाए कि 0 डिग्री पर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो स्टूडेंट 0 होती है, और इसी तरह 30 पर 0.5, 45 पर 0.707, 60 पर 0.866 और 90 पर कितनी होती है स्टूडेंट 1। गौर कीजिए स्टूडेंट्स के एंगल बढ़ रहा है, तो एंगल के बढ़ने से साइन थीटा का जो आंसर है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से 0.5, 0.5 से 0.707, 0.866 और 1। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ने से टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी बात को स्टूडेंट हम डायग्राम से समझते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करें, सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, इस डायग्राम को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें आएंगी सिर्फ वो देखते जाएंगे। अभी हमने ये पढ़ा कि अगर हम एंगल बढ़ाएं तो टाइम बढ़ेगा मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने का, या टोटल टाइम भी बढ़ेगा। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, जैसे इस वाले ट्रेजेक्ट्री पर, इस ट्रेजेक्ट्री में हमारे पास एंगल कितना है, 15 डिग्री। तो अगर आप देखिए 15 डिग्री एंगल पर जो टाइम आ रहा है वो 0.2552 सेकेंड्स आ रहा है। फिर ये आर और एच हाइट और रेंज, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। इसी तरह जब एंगल बढ़ाया 30 डिग्री तो ये टाइम हो गया 1 सेकेंड। फिर इन्होंने एंगल बढ़ा के 45 करा, प्रोजेक्टाइल इस पाथ पर गया,
टाइम कितना हो गया 1.41। तो गौर कीजिए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पर एंगल कितना हुआ 60, तो 60 एंगल पर टाइम कितना हुआ 1.73, और ये 75 एंगल टाइम हो गया 1.93। इसी तरह स्टूडेंट आखिरी वाला 90 पर टाइम हो गया पूरे 2 सेकंड। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर एंगल बढ़ा तो टाइम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो हमने पीछे बात की उसको हमने डायग्राम से ग्राफिकली भी ठीक है सीख लिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास जो डेरिवेशन है वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या होती है? मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अटेन्ड व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो। मैक्सिमम हाइट जब ही आती है जब बॉडी ऊपर जाना रुक जाती है, और जो ऊपर जाके रुक रही है हम उसको बोल रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया स्टूडेंट, वेलोसिटी का जीरो हो गया। अब हमने कहा इफ h इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल देन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन कहाँ से आई? तो ये इक्वेशन हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाई है, वी एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट s की जगह हमने y पुट करा, और इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वी नॉट बाय टाइम है माइनस हाफ। जी हमारे पास माइनस था इसलिए बाहर माइनस आ गया, और टी स्क्वायर अपनी जगह पर। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना शुरू करें, जैसे टी हमने हाइट पर पहुंचने का टाइम निकाला था वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, वी नॉट वाई हमें पता है वी नॉट साइन थीटा हुआ। इन दोनों वैल्यू को अगर सब्सटीट्यूट करा जाए इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास फिर इक्वेशन कुछ इस तरह आएगी। ये हमारे पास टाइम की जगह है, ये टाइम की जगह है, ये हमारे पास वी नॉट वाई, ये टाइम की जगह आ गया, माइनस हाफ अपनी जगह, जी अपनी जगह, फिर टी की जगह आया वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। स्टूडेंट फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे इसको? वी नॉट मल्टीप्लाई होगी वी नॉट स्क्वायर, साइन मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, और ये स्क्वायर तीनों पर सेपरेट करेंगे तो इन सब पर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ आ गया ये वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी हाफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। क्या कॉमन नहीं है ये? बिल्कुल स्टूडेंट कॉमन है, ठीक है। या आप यूँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पूरी वैल्यू है यहाँ पर भी मौजूद है, और ये वैल्यू यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर इसका अमाउंट कितना है स्टूडेंट? 1। यहाँ कितना है? 1/2। तो स्टूडेंट जैसे हम करते हैं ना 2x में से अगर माइनस कर दें x तो 1x आता है। इसी तरह 1 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी में से हाफ 1/2 मतलब हाफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी को हम क्या करें? माइनस करें तो दोबारा हाफ बचेगा। 1 माइनस हाफ क्या होता है? हाफ होता है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है? दिस एक्सप्रेशन शोज दैट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और जी। जैसे टाइम डिपेंड कर रहा था, बस यहाँ पर स्क्वायर प्लेस कर दिए गए, ठीक है, वहाँ स्क्वायर नहीं था। तो हाइट भी इसी पर डिपेंड कर रही है, और इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट। ये देखिए डायग्राम में अगर आप देखें तो स्टूडेंट डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये वही डायग्राम है। अब एंगल बढ़ रहा है, एंगल कितना है? 15, 30, 45, 60, 75 और 90। तो गौर कीजिए हाइट भी बढ़ रही है। पहले एंगल पर हाइट है 0.3, 1.2, 2.5, 3.7, 4.7, और यहाँ पर कितनी आ गई? पूरी 5 मीटर की हाइट आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी वही डिस्कशन है कि जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसी तरह हाइट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एंगल के बढ़ने से। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आया होगा।
और इसी दुआ के साथ कि अपना भी ख्याल करिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल करिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम, ठीक है, इस लेक्चर को, इस टॉपिक को मज़ीद आगे की तरफ लेकर चलेंगे।